11 जुलाई 2006 मुंबई की एक बिल्कुल सामान्य शाम। ऑफिस का समय खत्म हो चुका था। लोग रूस की तरह लोकल ट्रेनों में सवार होकर घर लौट रहे थे। किसी के हाथ में टिफिन था, किसी के कंधे पर लैपटॉप बैग। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई फोन पर घर बता रहा था कि बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। लेकिन उसी भीड़ में किसी ने एक बैग रखा हुआ था, एक साधारण सा बैग जिस पर किसी की नजर नहीं गई। और कुछ ही मिनटों में वही बैग मुंबई की सबसे खौफनाक शामों में से एक की शुरुआत करने वाला था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इससे कुछ समय पहले खुफिया एजेंसियों को एक संकेत मिला था, एक ऐसे संदिग्ध नेटवर्क का संकेत जो शायद सक्रिय होने वाला था। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में मुंबई की लोकल ट्रेनें इतनी बड़ी त्रासदी की गवाह बनने वाली हैं। शाम के लगभग 6:24 मुंबई की वेस्टर्न लाइन की ट्रेनें उस समय सबसे ज्यादा भीड़ से भरी होती हैं। चर्च गेट से विरार की ओर जाने वाली ट्रेनों में लोगों को खड़े होने तक की जगह मुश्किल से मिलती है। मातुंगा रोड स्टेशन के पास एक लोकल ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। डिब्बे के अंदर बैठे लोगों को समझ में आ नहीं आया कि हुआ क्या है। धुआं, चीखें, टूटे हुए कांच और बिखरे हुए बैग। लोग संभल भी नहीं पाए थे कि कुछ ही मिनटों में एक और धमाका हुआ, फिर तीसरा, फिर चौथा, और देखते ही देखते मुंबई की 7 अलग अलग ट्रेनों में लगातार धमाके होने लगे। माहिम, बांद्रा, खर, जोगेश्वरी, बोरीवली, मीरा रोड। सिर्फ 11 मिनट के भीतर पूरी वेस्टर्न लाइन दहशत में बदल चुकी थी। ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बों में बैठे लोग अचानक इस भयानक हमले के बीच फंस गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह हादसा है या हमला। कुछ लोग घायल यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग मोबाइल फोन से एम्बुलेंस बुला रहे थे। लेकिन उस समय नेटवर्क भी जाम हो चुका था। ट्रेन की पटरियों के पास घायल लोग पड़े थे। कुछ लोग अपने दोस्तों को ढूंढ रहे थे, कुछ अपने परिवार वालों को फोन करने की कोशिश कर रहे थे। मुंबई की सबसे व्यस्त रेल लाइन कुछ ही मिनटों में एक भयावह दृश्य में बदल चुकी थी। बाद में पता चला कि कुल 7 धमाके हुए थे और इन धमाकों में 209 लोगों की मौत हो गई थी। 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन यह हमला अचानक नहीं था, इसके पीछे एक लंबी तैयारी थी। कुछ समय पहले खुफिया एजेंसियों को कुछ संकेत मिले थे। कुछ रिपोर्टों में यह कहा गया था कि कुछ संदिग्ध मॉड्यूल महाराष्ट्र में सक्रिय हो सकते हैं। ये लोग सामान्य जिंदगी जीते हुए किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकते थे। ऐसे नेटवर्क को खुफिया दुनिया में स्लीपर सेल कहा जाता है। स्लीपर सेल ऐसे लोग होते हैं जो आम नागरिकों की तरह रहते हैं, कोई छात्र, कोई दुकानदार, कोई नौकरी पेशा व्यक्ति, लेकिन अंदर ही अंदर वे एक गुप्त संगठन से जुड़े होते हैं और सही समय आने पर उन्हें सक्रिय किया जाता है। मुंबई में भी ऐसा ही कुछ होने की आशंका जताई गई थी। लेकिन उस समय यह साफ नहीं था कि अगर हमला होगा तो कहां और कब होगा। मुंबई पहले भी आतंकवाद का सामना कर चुकी थी। 1993 में हुए बम धमाकों ने पूरे शहर को हिला दिया था, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क रहती थीं। लेकिन 2006 का हमला बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। बाद की जांच में पता चला कि धमाकों में RDX और एमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। इन विस्फोटकों को प्रेशर कुकर के अंदर रखा गया था, फिर उन्हें बैग में छुपाकर ट्रेन के डिब्बों में रखा गया। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि उसका धातु का ढांचा धमाके को और ज्यादा घातक बना देता है। हमलावरों ने खास तौर पर फर्स्ट क्लास डिब्बों को निशाना बनाया। शाम के समय इन डिब्बों में ऑफिस से लौटने वाले लोग होते हैं। जांच में यह भी सामने आया कि हमलावरों ने काफी समय तक मुंबई की ट्रेन प्रणाली का अध्ययन किया था। किस समय ट्रेन सबसे ज्यादा भरी होती है, किस रूट पर भीड़ ज्यादा होती है और किस जगह धमाका होने से सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ये सब बहुत सोच समझ कर तय किया गया था। 11 जुलाई की शाम हमलावर अलग अलग स्टेशनों से ट्रेनों में चढ़े। उनके पास बैग थे। उन्होंने बैग को सीटों के नीचे या सामान रखने वाले रैक में रख दिया। फिर कुछ स्टेशंस बाद वे चुपचाप उतर गए। कुछ ही मिनट बाद बैग के अंदर लगे टाइमर सक्रिय हो गए और फिर मुंबई ने वो सुना जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। धमाकों के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। लेकिन उसी समय मुंबई की एक अलग तस्वीर भी सामने आई। ट्रेन के यात्री एक दूसरे की मदद करने लगे। स्थानीय लोग घायलों को अस्पताल पहुंचाने लगे। ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर घायल लोगों को मुफ्त में अस्पताल ले जा रहे थे।
कई अस्पतालों में खून की जरूरत पड़ने लगी और देखते ही देखते लोग खून देने के लिए लाइन में खड़े हो गए। मुंबई दर्द में थी, लेकिन मुंबई झुकी नहीं थी। दूसरी तरफ जांच एजेंसियां हमले के पीछे के नेटवर्क को खोजने में जुट गई थीं। मुंबई पुलिस, एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर जांच शुरू की। धीरे धीरे कुछ नाम सामने आने लगे। जांच में यह कहा गया कि इस हमले के पीछे सीमा पार से जुड़े आतंकी नेटवर्क की भूमिका हो सकती है। साथ ही भारत में सक्रिय कुछ कट्टरपंथी मॉड्यूल्स पर भी शक जताया गया था। जांच के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में यह सामने आया कि हमले की योजना कई महीनों से तैयार की जा रही थी। कुछ लोगों ने स्थानीय स्तर पर मदद की थी, जबकि कुछ को बाहर से प्रशिक्षण मिला था। मुंबई की लोकल ट्रेनें दुनिया की सबसे व्यस्त रेल प्रणालियों में से एक है। हर दिन लाखों लोग इन ट्रेनों में सफर करते हैं। हमलावरों ने इसी वजह से इसे निशाना बनाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यहां हमला होगा तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। कई सालों तक इस मामले की सुनवाई चलती रही। कई आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराया और उन्हें कड़ी सजा सुनाई। लेकिन इस हमले ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई बड़े सवाल छोड़ दिए। क्या इस हमले को रोका जा सकता था? क्या वो शुरुआती संकेत जिन्हें खुफिया एजेंसियों ने देखा था किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे? इन सवालों के जवाब पूरी तरह स्पष्ट शायद कभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक बात जरूर साफ हुई, आतंकवाद अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं होता, ये शहरों के अंदर, भीड़ के बीच और आम जिंदगी के बीच छिपा होता है। 11 जुलाई 2006 की शाम सैकड़ों परिवारों की जिंदगी बदल गई। किसी ने अपना पिता खो दिया, किसी ने भाई, किसी ने दोस्त, लेकिन इस दर्द के बावजूद मुंबई ने हार नहीं मानी। अगले ही दिन जब सूरज निकला तो मुंबई की लोकल ट्रेनें एक बार फिर पटरी पर दौड़ रही थीं, क्योंकि ये शहर जानता है, डर से रुक जाना उसकी फितरत नहीं है।